हाय ऑल। अभी हम देखेंगे 2023 सीटेट लेवल 2 का ये फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए हैं, स्पेसिफिकली फिजिक्स के। साइंस के ही देखेंगे बट साइंस में फिजिक्स पार्ट से, ठीक है ना। तो जैसे अब हमको ये सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो हमसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सी यूनिट है, जैसे कि हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। युग्म मतलब ये दो हो गए ना, और इनमें से कौन सी भौतिक राशि को मापने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो जैसे ये यूनिट है, पहली जो यूनिट है वो हमको दी गई है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये दिया गया है न्यूटन मीटर, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं किलोग्राम। फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये क्या बन गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये फोर्स को हम न्यूटन में भी लिखते हैं, तो ये न्यूटन भी हो गया। लेकिन न्यूटन के साथ हमको यहाँ यूनिट में क्या दिया हुआ है, न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन और इंटू मीटर करेंगे तो किलोग्राम मीटर इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, राइट। एक मीटर ये आ गया, तो इफेक्टिवली ये कितना बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। ये ऐसे तो आ जाएगा हमारा पूरा, दोनों के रेस्पेक्ट में, सेकंड के रेस्पेक्ट में जब आएगा तो हम यहाँ पे लाइक ये टू टाइम्स से हो जाएगा, ठीक है ना। टू टाइम्स इन द सेंस स्क्वायर हो जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो क्या ये सेम है, यहाँ पे सिर्फ मीटर है, और जबकि इफेक्टिवली हमारा कितना आ रहा है, मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर हमसे बोल रहा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, जो कि अभी अभी हमने ये यूनिट लिखी है, ठीक है ना। क्या ये यूनिट वॉट सेकंड के बराबर होती है, ठीक है ना। तो वॉट सेकंड हमारी किसकी यूनिट होती है, वॉट किसकी होती है, पावर की। पावर की यूनिट यही तो होती है। और एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, लाइक हम हमेशा क्या लिखते हैं, ENER, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। हमारी जितनी एनर्जी वो खत्म होती है, राइट, वो पावर इनटू टाइम। जैसे घर में इलेक्ट्रिक मीटर, भाई कितने वॉट हम लोग जो निकालते हैं, इतना यूनिट खर्च हो गया, तो वो एनर्जी हमारा यूनिट में आ रहा होता है। और पावर कितने पावर का कनेक्शन है, 1 kV का, 2 kV का, राइट। और जितने टाइम तक यूनिट चलती है उसके हिसाब से हमारा मीटर आ जाता है। तो पावर, हमारा पावर का यूनिट क्या हो गया, वॉट, और टाइम का सेकेंड। और एनर्जी का, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है, एनर्जी इक्वल्स टू हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू हमारी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। दोनों में से किसी से भी निकाल लो फॉर्मूला, यूनिट दोनों की सेम रहेगी क्योंकि एनर्जी है, राइट। यूनिट जब लिखते हैं तो ये कांस्टेंट फैक्टर से तो मतलब होता नहीं है। मास का हो गया लाइक केजी, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या हो रहा है, ये स्क्वायर। मास का हो गया यहाँ पे केजी, गुरुत्वाकर्षण बाई ग्रेविटेशन, राइट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी। तो इसका हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कोई सा भी हो, एच का हो जाता है मीटर। तो ये क्या बन जाता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे भी ये क्या बन जाता है, किलोग्राम मीटर मीटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों यूनिट सेम आ रही हैं। अब आप देखिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ये किसकी है, मेरी एनर्जी की। और वॉट इंटू सेकेंड किसकी है, मेरी एनर्जी की। दो अलग अलग फॉर्मूले लगा के, तो दोनों में से हमारा क्या हो रहा है, ये फिजिकल क्वांटिटी को मैच कर रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा यूनिट क्या लिखा है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा किसका था, फोर्स का, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वॉट इंटू सेकेंड, क्या वॉट इंटू सेकेंड इसके बराबर हो सकता है, फोर्स के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो पहले से ही हमारा किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर के। तो वो अब किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो ये आंसर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या ये हमारा ये वाला किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर ये हमारा एनर्जी का था, राइट। तो एनर्जी को जूल पर सेकेंड के रेस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं क्या, ठीक है, नहीं। क्यों, क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, वर्क
राइट. वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लाइक टोटल चेंज टाइम, लाइक वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना. तो ये क्या हो जाता है, जूल पर सेकेंड, ठीक है ना. पावर की यूनिट वॉट के अलावा एक वॉट इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड भी तो होता है, ठीक है ना. तो ये हमारा वैल्यू हो जाता है. तो क्या ये सेम है, ये भी हमारा सेम नहीं है, ठीक है. और भी कोई डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं और हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है ना. अगला क्वेश्चन है हमारा 63 में हमारे क्वेश्चन में कह रहा है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन डज स्प्रिंग हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी. तो लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, स्थितिक ऊर्जा जो हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना. जैसे इसमें यहाँ पे बोला हुआ है, ये हिंदी में भी मैंने लाइक कॉपी करने की कोशिश की है. ये स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना. तो कम से कम कब होगी, राइट, वो कब होती है. लाइक स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, mgh, राइट. कम से कम जब होगी तब हमारा h 0 हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन हमारा अर्थ सरफेस में हमेशा g इक्वल्स टू कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और मास जो भी आप बॉडी लोगे उसके अकॉर्डिंग होगा. तो डिपेंड किस पे कर रहा है, एच पे. जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर बढ़ते जाते हैं तो हमारा एच बढ़ता जाता है, एच बढ़ता है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 2 मिनट के लिए अगर इन दोनों को मैं कांस्टेंट लेके चलता हूँ तो एच के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया. मतलब एच बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, एच घट रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है. एच जब जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी मेरा जीरो है, ठीक है ना. तो ये मैंने इलेक्ट्रेशन पर्पज से लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है ना. तो यहाँ पे ये कह रहा है क्या, स्प्रिंग इज नाइदर कंप्रेस्ड नॉर पुल्ड आउट. मतलब एक कोई आपकी स्प्रिंग है, उसको हमने ना तो लाइक इधर उधर खींचा है और ना इसको हमने कंप्रेस किया है, एज इट इज है उसको हमने ग्राउंड पे सिर्फ छोड़ दिया है, रखी हुई है सरफेस पे. तो ग्राउंड सरफेस पे मैंने बोला ना, ग्राउंड ग्राउंड पे हमारा एच हम क्या ले लेते हैं, जनरली जीरो ले लेते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लगभग जीरो होगी, ठीक है ना. स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू मिनिमम. अब हमने क्या किया, कंप्रेस किया. ये जो स्प्रिंग थी इस पे मैंने लाइक कंप्रेस मतलब अंदर की साइड दोनों साइड फोर्स लगाया, ठीक है ना. कंप्रेस किया दोनों तरफ से. अब दो मिनिमम कंप्रेस टू द मिनिमम एंड लाइंग ऑन द ग्राउंड, फिर उसके बाद ग्राउंड पर छोड़ दिया. अब आप देखिए इसको मैंने कंप्रेस किया है, तो स्प्रिंग में जब हम कंप्रेस या एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, तभी तो वो वापस फोर्स लगाता है. तो इस स्प्रिंग में क्या होगा, नो डाउट ये ग्राउंड पे है लेकिन स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसमें क्या हो गया, एनर्जी बढ़ गई, स्टोर होगी. जो पहले नॉर्मल थी उसमें अब आपने फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाया तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी, राइट. तो उसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, स्थितिक ऊर्जा वहां पे रखे रखे. तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होगा. द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू द मिनिमम एंड प्लेस्ड एट द हाइट. अब इसको मिनिमम कंप्रेस्ड किया गया, ठीक है. लेकिन कंप्रेस यहाँ पे भी था हमारा, कंप्रेस टू द मिनिमम, और फिर ऊपर से इसको कहाँ पे ले गया, वो हाइट पे और ले गए, तो एच और बढ़ गया हमारा. तो क्या इसकी मिनिमम एनर्जी हो पाएगी, कभी कभी नहीं हो पाएगी. एंड द स्प्रिंग इज पुल्ड आउट टू द मैक्सिमम. मतलब बहुत, जितना इसकी स्प्रिंग की लिमिट थी उतना मैंने इस स्प्रिंग को बाहर दोनों साइड से बाहर खींच दिया. तो ऑब्वियस सी बात है कि उल्टा और फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा अंदर की तरफ, स्प्रिंग आपका नॉर्मल आना चाहेगी, ठीक है. तो उस केस में क्या होगा, इसका मैक्सिमम एंड प्लेस्ड एट अ हाइट, और इसको भी हाइट पर रख दिया. तो क्या इसकी स्थितिज ऊर्जा कम से कम हो पाएगी, नहीं हो पाएगी. तो आंसर कौन सा होगा हमारा, फर्स्ट. कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है. रीड द फॉलोइंग, इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. अब जैसे याद रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लो करता है, तो वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है, लेकिन इफेक्टिवली ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, ठीक है ना. तो हमको यही समझना है कि ये क्यों नहीं होता है, वो हम अभी समझेंगे. तो कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. हाँ ये सही है, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है. तो ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, ठीक है. इसका आंसर तो ये होगा थर्ड. लेकिन हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अब थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे. इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका लाइक पोटेंशियल जो है वोल्टेज V प्लस से हमेशा V माइनस की तरफ फॉलो होता है, यही तो होगा. लाइक पॉजिटिव जो चार्ज है वो इधर जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर जाएगा, ठीक है. तो इफेक्टिव हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक इधर होगी एक इधर होगी, उसकी वजह से हमारा ये क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. लेकिन इसमें डायरेक्शन आप कैसे डिसाइड करोगे, फर्स्ट रीजन,
ठीक है, इसको वेक्टर क्वांटिटी हम क्यों नहीं लेते हैं। सेकंड रीजन, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हम जो बचपन हमेशा से पढ़ते आए हैं जिसमें कि आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट में जब ऐसे करके ये फ्लो हो रहा है तो हम बोल देते हैं कि इतना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का या 2 मिली एम्पियर का इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है तो हम कह देते हैं डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी बोल दिया मैंने 2 एम्पियर, तब तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। लेकिन कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसका सम जब हम लेते हैं तो हमेशा वो कैसे सम ले रहे होते हैं हम, कि लाइक वेक्टर जो मेरा बनेगा लाइक ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इन दोनों का सम जो होगा वो तीसरे वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा जो आर वेक्टर होगा, राइट। और इनका जो आर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा ए वेक्टर का स्क्वायर और बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो वेक्टर पार्ट में हम अलग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एंगल के थीटा के रेस्पेक्ट में ए वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और साइन थीटा के रेस्पेक्ट में भी हम कई सारी वैल्यूज पढ़ते हैं, तो वो सब अलग है। लेकिन यहाँ पे ये ट्रायंगल लॉ फॉलो होता है। लेकिन क्या करंट के केस में ये ट्रायंगल लॉ फॉलो होता है? नहीं, क्योंकि अगर ये मेरा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर मेरा ये वायर, दो वायर कनेक्टेड है और ये एक तीसरा वायर कनेक्टेड है, यहाँ से अगर मेरा 1 एम्पियर करंट आ रहा है और यहाँ से मेरा 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो इस वायर में 3 एम्पियर करंट जाएगा। ठीक है ना। अगर ये मेरा I1 है और ये मेरा I2 है, तो I इक्वल्स टू, ये अगर मेरा I है तो I इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, I1 प्लस I2, सिंपल समेशन 1 प्लस 2, तो ये आंसर कितना हो जाएगा मेरा 3 एम्पियर। ठीक है ना, ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता है लेकिन फिर भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है ना, मैं अब इन सब के नाम बता के और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करना चाहता। अभी आप बस इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, ऑल्दो इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज वेक्टर। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से ग्राफ स्ट्रेट लाइन होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते कौन कौन से हैं। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर आपको याद हो, तो जो स्ट्रेट लाइन हम पढ़ते थे वो हम पढ़ते थे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी होता था y एक्सिस पे कांस्टेंट और y ये हमारा एक्सिस होता था, एम एक्स हमारा एक्स एक्सिस, एम हमारा वो एंगल या थीटा बोलते थे हम इसको। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये हमारी इक्वेशन होती थी लाइन की। और ये लाइन जो बनती थी वो अगर हमारा सी जीरो हो जाता था तब हमारा सेंटर से निकलती थी, अगर हमारा सी रहता था तो वाई एक्सिस पे कुछ एंगल होता था ऐसे करके या फिर ऐसे करके, एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको बना लेते थे लाइन को। ठीक है, वो डिपेंड करता था ये सारे पैरामीटर के क्या वैल्यूज हैं, क्या सिग्नेचर्स इनके, लाइक क्या साइन इनके हैं, नॉट सिग्नेचर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम सबसे पहला ग्राफ देखते हैं। सबसे पहला इन्होंने बोला है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, बॉडी एट रेस्ट। तो सबसे पहले तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है आपका, स्पीड इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमसे बोला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड को 2 मिनट में कांस्टेंट मान लूं तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, या फिर y इक्वल्स टू एम एक्स की फॉर्म में अगर आप देखो, c मेरा 0 हो गया तो ये कुछ कुछ इस फॉर्म में नहीं आ गया, आ गया ना। ठीक है, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इसका जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया है, लेकिन बॉडी एट रेस्ट हमसे बोल दिया है, यहाँ पे एक कंडीशन और दी गई है कि बॉडी एट रेस्ट है। जब बॉडी रेस्ट में है तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, जीरो। जीरो इन द सेंस जो भी डिस्टेंस शुरुआत में उसकी रही होगी, जो भी रेफरेंस पॉइंट होगा हमको नहीं मालूम क्या है, तो माना ये डिस्टेंस है तो वो हमेशा टाइम के साथ, ये अगर मैं टाइम ग्राफ लूं और ये मेरा डिस्टेंस ग्राफ है और ये मेरा जीरो है, तो इनिशियल जो भी डिस्टेंस होगी वो इस डिस्टेंस पे ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया पहला ग्राफ, तो ये मेरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे ग्राफ पे। दूसरा ग्राफ हमसे क्या कह रहा है कि हमसे कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि हमसे कह रहा है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ। ठीक है, एक समान त्वरण के केस में आपको याद होगा कि हम तीन इक्वेशंस पढ़े थे। कौन सी, कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी,
वी एस इक्वल्स टू सेकेंड यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इन सब में एक समान त्वरण होता है हमारा। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब इस केस में ये हमसे जो क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरी इक्वेशन, वो बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी और टाइम में आपका ये भी है और ये भी है, ये इसमें टाइम नहीं है, सॉरी, थर्ड में ये डिस्टेंस टाइम और इसमें वेलोसिटी नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन में वेलोसिटी टाइम है। ठीक है, ग्राफ विद द बॉडी मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी आपका क्या हो रहा है, टाइम के डायरेक्ट हो रहा है, तो ये कुछ y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली इक्वेशन वापस से बन गई है आपकी। ठीक है, u का मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं थी, आई डोंट नो। तो उस केस में अगर आपको पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं थी तो ग्राफ ऐसा बनेगा, आपको नहीं पता कैसी थी तो ग्राफ फिर ऐसा बनेगा, लेकिन बनेगा स्ट्रेट लाइन ही। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम। ठीक है, और साइन के रेस्पेक्ट में ऐसा भी बन सकता है जैसे मैंने इधर बनाया था। तो इफेक्टिवली अगर मैं बोल दूं कि नहीं थी इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं ऐसे करके एक अजम्पशन ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ये भी मेरा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन में। थर्ड में हमसे कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो कह रहा है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु दूरी समय ग्राफ। तो दूरी समय ग्राफ के लिए कौन सी इक्वेशन होगी, ये वाली, दूरी और समय। तो समय हमारा यहाँ पे किस में लिखा है, टी में। आपको कि वेलोसिटी के साथ तो नॉर्मल लिखा है, लेकिन एडिशन में तो टी स्क्वायर आ ही रहा है ना, लाइक टोटल इक्वेशन में तो टी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और हमको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी का हमको नहीं मालूम लेकिन एक्सेलरेशन का हमको मालूम है, तो टी स्क्वायर वाली टर्म हमेशा ही रहेगी। तो ये हो जाता है पैराबोलिक इक्वेशन। तो पैराबोलिक इक्वेशन में क्या होता है, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हालांकि 4a बोल सकते हो आप, जो भी आप बोलना चाहो, लेकिन ये एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में होता है। तो इस केस में जो आपका वेलोसिटी ये ग्राफ बनेगा वो कुछ कुछ ऐसा बन जाता है। लाइक अभी मैं नॉर्मल पैराबोला बना रहा हूँ, अभी आप डायरेक्शन साइन सारी वैल्यूज कंसिडर करोगे तो जरूरी नहीं ऐसा हो, पैराबोला ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, राइट, चारों ग्राफ में से कहीं पे भी, और होने को तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वी डोंट नो वो किस डायरेक्शन में कौन सी एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप लोगे, लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल समझाने वाले पर्सपेक्टिव में लूँ तो ये मेरा y है और ये x है, तो मैंने ये जो हार्ड लाइन है उसके रेस्पेक्ट में पैराबोला ले लिया है। ठीक है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं है। ठीक है, अब थर्ड फोर्थ ऑप्शन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट। कह रहा है विराम अवस्था में पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ। ठीक, विराम अवस्था में, विराम मतलब वस्तु क्या है, वो पिंड है जो आपका क्या है, रुका हुआ है। तो वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता था आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो विराम अवस्था तो वेलोसिटी होगी जीरो। लाइक वेलोसिटी को जीरो नहीं कर सकते क्योंकि वेलोसिटी टाइम का ही हमको वेग वो बनाना है। तो ये होगी वेलोसिटी और ये टाइम। तो अगर वेलोसिटी मेरी जीरो हो गई तो डिस्टेंस तो वैसे ही कोई नहीं आगे बढ़ेगी, बस टाइम बढ़ता रहेगा। तो ये एक्सिस, ये वाला एक्सिस क्या होगा मेरा, ये मैंने थोड़ा हार्ड लाइन करने के चक्कर में ऐसे करके बनाया। तो ये वाला एक्सिस आपका एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ही तो हो गया ना। ठीक है, तो ये जीरो से, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। तो आपका ए बी सी नहीं करेगा और डी। तो जिस ऑप्शन में सी है उसको तो देखते ही कैंसिल कर दो, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। तो क्या सिर्फ ए और बी है, नहीं, क्योंकि इसमें डी भी हमारा है। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, फर्स्ट। फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट होगा। आई होप आपको ग्राफ और बनाने का थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन सही है, 74। अ फेदर, राइट, लाइक मतलब एक पंख ऑफ अ मास 15 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। लाइक ऊपर से गिरा दी जाती है, जैसे मैंने कहा कि ये किसी हाइट पे थी और यहाँ से एक पंख को नीचे फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो उस केस में इट इज फाउंड फॉल विद टू फॉल विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ये क्या है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे लहराते हुए क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है आपका। ठीक है, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कांस्टेंट वेलोसिटी। आपको ये टर्म समझनी पड़ेगी, कांस्टेंट
वेलोसिटी, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, जीरो। और जब उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है तो मास इनटू जीरो, तो फोर्स इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ गई, ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ठीक है ना। तो ये क्यों हुआ, आपको ये लाइक समझ गए ना, कि कांस्टेंट वेलोसिटी है और उसका डेरिवेटिव क्या होगा आपका, हमेशा जीरो होता है, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फिजिक्स के जो आपके सीटेट 2023 के पेपर में आए हुए हैं। तो इनके लाइक एक्सप्लेनेशन है। कोई और डाउट हो आपको तो आप मेरे को पिंग कर सकते हैं, या किसी और पेपर का कोई क्वेश्चन आपको जो डिस्कस करना हो या कंसेप्ट समझना हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट में देके पूछ सकते हैं। लाइक नो डाउट थोड़ा टाइम लग सकता है 1 या 2 दिन का, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो पाएगा मैं सोल्यूशन देता हूँ आपको। थैंक यू।